अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन गूमगू की कैफियत में मुब्तला दिखाई दे रहा है। ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले पर अमल दरामद करना है और यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से 7 मरतबा सर जोड़कर बैठा, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। आज भी सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास बेनतीजा ही खत्म हो गया। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा। इलेक्शन कमीशन ने मामले पर गौर के लिए एक और इजलास तलब कर लिया है। जराये का मजीद बताना है कि इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की राय कानूनी टीम की तजावीज़ से इत्तफाक नहीं किया। अरकान ने राय दी कि सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने के बाद अमल दरामद ना करने की कोई गुंजाइश नहीं है। फैसले पर फौरी अमल दरामद करके नजरसानी की अपील का इंतजार किया जाए। इलेक्शन कमीशन कल फिर मामले पर मुशावरत करेगा। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन पर अमल दरामद के हवाले से मुनकसिम है, राय तकसीम है। कानूनी माहिरीन भी इलेक्शन कमीशन को फैसले पर अमल दरामद करने का मशवरा दे रहे हैं। यानी देखा जाए तो फैसले पर अमल दरामद करना इस वक्त इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ा इम्तहान बना हुआ है। अगर इलेक्शन कमीशन फैसले पर अमल दरामद करता है तो वो अपने हाथों से अपने फैसले की नफी कर देगा, और अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन तरमीमी एक्ट की रोशनी में फैसला करता है तो फिर वो दो आईनी इदारे एक दूसरे के सामने आ जाएंगे और कानूनी जंग मजीद शिद्दत इख्तियार करती नजर आएगी। अब हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि क्योंकि पार्लियामान सुप्रीम है वो कोई भी तरमीम कर सकती है, और जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई इसके बाद अदालती फैसला इस मामले पर असरअंदाज नहीं हो सकता। राना सनाउल्लाह पार्लियामान की सुप्रीमेसी से मुताल्लिक बात कर रहे हैं। हुकूमती वज़रा का भी यही ख्याल है कि पार्लियामान सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, पार्लियामान सुप्रीम है, इसलिए उसका फैसला एप्लीकेबल होगा। पार्लियामान सुप्रीम है का मतलब आमतौर पर यह होता है कि पार्लियामान को कानून साजी के हवाले से किसी बैरूनी या आला ताकत की जानिब से चैलेंज नहीं किया जा सकता। ताहम यह तसव्वुर इस बात पर मुनहसर है कि मुल्क का आइन और कानूनी निज़ाम क्या कहता है। कई ममालिक में पार्लियामान को महदूद इख्तियारात दिए गए होते हैं, जबकि बाज़ ममालिक में पार्लियामान की कानून साजी की ताकत मुकम्मल तौर पर आज़ाद होती है। पाकिस्तान में आइन की शिक 2A वाज़े करती है कि हाकमियत अल्लाह ताला की है और पार्लियामान को आइन की हुदूद में रहते हुए कानून साजी करनी होती है। आइन की कुछ दफ़ात ऐसी हैं जिन्हें पार्लियामान तब्दील नहीं कर सकती, जैसे कि बुनियादी हुकूक, इस्लामी दफ़ात और आइनी अदालतों का किरदार। इससे ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तानी पार्लियामान को आइन ने खास हुदूद में मुक़य्यद किया हुआ है और ये खुद मुख्तार नहीं है बल्कि आइन के ताबे है। दीगर ममालिक में पार्लियामान की हैसियत का अगर तकाबली जायज़ा लिया जाए तो दुनिया भर में पार्लियामान की सुप्रीमेसी मुख्तलिफ होती है। बरतानिया, जहाँ पार्लियामान को सुप्रीम कहा जाता है क्योंकि बरतानवी पार्लियामान को कानूनी तौर पर कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आइन गैर तहरीरी है और कानून साजी में पार्लियामान को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। अमरीका में कांग्रेस यानी पार्लियामान को आइन के ताबे कहा गया है। या सुप्रीम कोर्ट को आइन की तशरीह और कानून साजी को चैलेंज करने का इख्तियार हासिल है, जिससे जाहिर होता है कि कांग्रेस मुतलक सुप्रीम नहीं है। भारत में पार्लियामान को कानून साजी के इख्तियारात दिए गए हैं, मगर आइन और सुप्रीम कोर्ट के ताबे भारतीय पार्लियामान भी आइनी हुदूद में कानून साजी करती है और सुप्रीम कोर्ट आइनी जो तरमीमात है उनको गैर आइनी करार दे सकती है, यानी स्ट्राइक डाउन कर सकती है। मगरबी ममालिक, यूरोपीय यूनियन के कई ममालिक में पार्लियामान की सुप्रीमेसी को महदूद किया गया है। ख़ास तौर पर जो यूरोपीय अदालतें हैं उनके कवानीन और इंसानी हुकूक के बैन अल-अक़वामी मुआहिदों के ताबे हैं। अब अगर हम मंतकी दलाइल पर बात करें तो आइनी हुदूद का एहतराम अगर पार्लियामान को आइन के इदारे में महदूद किया हो तो वो सुप्रीम नहीं हो सकती, क्योंकि आइन इस बात पर गालिब है। अदलिया का किरदार पाकिस्तान, भारत और अमरीका जैसे ममालिक में ये इख्तियार है कि वो पार्लियामान के बनाए हुए कवानीन को आइन के मुताबिक जांच सके और उन्हें कलअदम करार दे सके। कानून साजी की हुदूद पाकिस्तान जैसे ममालिक में पार्लियामान को इस्लामी उसूलों और आइनी हुदूद की रोशनी में कानून साजी करनी होती है। इसलिए ये कहना कि पार्लियामान सुप्रीम है, मुतलकुल अनान है, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये कहना एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं तो और क्या है। अब पार्लियामान की सुप्रीमेसी के कांधे के ऊपर यह कहना कि पार्लियामान ने क्योंकि कानून साजी कर दी है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नज़र नहीं आता। अब बेशक पार्लियामेंटेरियंस कुछ भी कह लें, इरफान सिद्दीकी साहब क्या कह रहे हैं जजमेंट के ऊपर और पार्लियामान का कल करते हुए जजेस को किस अंदाज में मुखातिब कर रहे हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं।
अदालत के जज साहबान हमारी तरह पार्लियामेंटेरियंस की तरह इंसानों में से हैं, गलती कर सकते हैं, या वो नौजुबिल्ला कोई पैगंबरों का कबीला है जिससे गलती का इर्तिकाब नहीं हो सकता। मार्शल लॉ का किरदार है, डिक्टेटरों का किरदार है मुल्क को बर्बाद करने में। उनसे 10 गुना ज्यादा किरदार है उन अदालतों का जिन्होंने उन डिक्टेटरों की तौसीक की। हमने भी हल्फ उठाया है कि हम आइन की पासदारी करेंगे, आपने भी हल्फ उठाया है कि आइन की पासदारी करेंगे। हम आइन की पासदारी नहीं करते तो हमारी गिरफ्त आप कर लेते हैं। आप जब आइन की पासदारी ना करें तो हमें बता दें कि हम कहां जाएं। हदूद से तजावुज की वजह से जो अदलिया की तरफ से हो रहा है, इसने आइन की बहुत सी शिकों को अमलन मफलूज करके रख दिया। अमलन वो हमारे आइन से खारिज हो चुकी हैं। अमलन उनकी, जब आइन कहता है कि कोई तरमीम चैलेंज नहीं हो सकती तो कैसे होती है फिर? अब ये सिचुएशन है, अब फैसला आ गया अदलिया का। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गुमगुम है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाक के पास दो रास्ते हैं कि पार्लियामान की बात को माने, स्पीकर नेशनल असम्बली के लिखे हुए खत पे अमल दरामद करें, यानी इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इशू देखे पेश नज़र रखा जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पेश नज़र हो। इस गुमगू के अंदर एक स्टेटमेंट और भी है, और वो इस जजमेंट के ऑथर जज, सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का है। जस्टिस मंसूर अली शाह क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। बात बिल्कुल क्लियर कर लें कि कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना, ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा। अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से, किसी और डॉक्यूमेंट से नहीं। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो बयान करे कि ठीक नहीं है या गलत है। आइन कहता है कि ये जजमेंट है, ये जजमेंट इम्प्लीमेंट होनी है, यही तरीका है। या फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें। इसकी इज्जत भी करनी जरूरी है, ऑब्लिगेशन है हमारी कि हम इस बैलेंस को बराबर रखें। कोई नया निज़ाम बनाना चाहते हैं तो पहले बना लें, फिर बात करेंगे उस सिलसिले में। अब ये अदालती जंग विद इन दी जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो 9 सवालात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने रजिस्ट्रार से पूछे थे, उनके जवाबात भी आ गए हैं। इलेक्शन कमीशन के पास क्या ऑप्शंस हैं, इस वक्त साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कुंवर दिलशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुसलसल 7वां इजलास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इसी मामले पर हुआ। डेलिब्रेशंस हो रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने या फिर इलेक्शन एक्ट में तरमीम से मुतालिक जो स्पीकर नेशनल असम्बली उसके खत के ऊपर अमल दरामद किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 7वां इजलास भी बेनतीजा खत्म हो गया है। क्या वजह है कि किसी नतीजे पर इलेक्शन कमीशन नहीं पहुंच पा रहा है? जनाब, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तारीख में, हम भी फेडरल सेक्रेटरी में रहा हूँ 7-8 साल तक, तो हमारे यहाँ भी मीटिंग चलती रहती थी। इलेक्शन कमीशन के बड़े बड़े बुरहान आते थे, बेनजीर का कत्ल हो गया था, इसके बावजूद भी होते थे इजलास, लेकिन चंद घंटों में फैसला हो जाता था, चंद घंटों में। अब ये मामला, वो भी हमारे भी 4 मेंबर थे, अब इनके भी 4 मेंबर हैं, लेकिन साहब 7वां इजलास 7 दिन हो गए, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। उसकी सबसे बड़ी बात आज जो हमने जो खबर चल रही है तमाम चैनलों पर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर जरा गौर फरमाएं आप। उस पर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो रजिस्ट्रार से 9 सवालों का जवाब तलब किया था, तो आज रजिस्ट्रार ने उस सवालों के जवाब दे दिए हैं। जबकि हमारा ये ख्याल था कि चूंकि 70 पेज का एक बहुत बड़ा फैसला आ चुका है ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से, ये 9 सवालों का सवाल खत्म हो गया मामला, लेकिन नहीं, आज दोबारा उठ गया है। अब उसके क्या असरात होंगे और ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान उस पर क्या डिसीजन देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। तीसरी बात यह कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का कहना यह है कि जो फैसला आया है 70 पेज का, उन्होंने एक एक पैरा पढ़ रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि इसमें कौन सी आइन की खिलाफ वर्जी है। उसमें सारे पॉइंट उन्हें इकट्ठे कर लिए हैं जो आइन की खिलाफ वर्जी है। उसमें आर्टिकल 224 का भी हवाला है कि आर्टिकल 224 के मामलात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिला वजह मुदाखलत की है। तो ये सारे मामलात को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, एक या तो बड़ा कम्प्रिहेंसिव जामिया अपना जो है एक अपनी तरफ से एक तजवीज़ की शक्ल में कोई नजर साने की दरख्वास्तें दे सकते हैं, ख़त्म हो गई है वो। इसके बारे में कोई एतराज़ भी नहीं कर सकते, इदारा जो है वो छोटा इदारा है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इतना बड़ा इदारा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में खड़ा हो जाए, लेकिन वो एक तजावीज़ देंगे कि जनाब हमारी हम्बल तजावीज़ ये है कि आपके फैसले में ये आइन की से मुतसादिम मामला। लेकिन कुंवर दिलशाद साहब देखिए, कोई भी तजवीज़ दे दें, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे बाइंडिंग है। आपको बाहर सूरत उस पर अमल दरामद तो करना है, आप रिव्यू में जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले पर नजर सानी दायर कर सकते हैं, और ऑलरेडी नजर सानी इसके ऊपर है, 3 तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है।
ये इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के पास ये ऑप्शन है कि आप अमल दरामद ना करें, आप ये कहें नहीं हम एक आईनी इदारा है, आईनी बॉडी है और हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर आईनी समझते हैं इसलिए नहीं मानते, या वो ये कहें कि हमें स्पीकर नेशनल असेंबली ने क्योंकि खत लिखा और ये बताया कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो गई और उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है 2017 से, इसलिए हम ये समझते हैं कि पार्लियामान का फैसला है और पार्लियामान सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम नहीं है, हम नहीं मानते। ये ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन के पास। जी हाँ, बिल्कुल यही बिल्कुल आपने सही निशानदही कर दी है। मैं उसी तरफ आ रहा था कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है ये सारे जो मामलात को देखते हुए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिख के भेज देंगे या खामोशी इख्तियार कर लेंगे, लिख कर भेज देंगे कि जरा हमें आपके फैसले पर जो है हम गुरेज कर रहे हैं, फैसला नहीं मान सकते क्योंकि आइन से मार हुआ है। तो ये सारी बातें मामला आएगा, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी ये फैसला करना है 9 सवालों के जवाबात को देखते हुए। और तीसरी बात ही अहम नजर ये आ रही थी कि शायद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कौमी असम्बली के स्पीकर से मशावरत करें कि जो आपने हमें ख़त लिखा है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हकामात को, फैसले को तस्लीम ना करें। तो ये सारी चीज़ें वो बताएंगे वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को कि हमें तो ये भी हदायत हो नहीं कह सकते, वो ये कहेंगे कि स्पीकर कौमी असम्बली ने रिक्वेस्ट की है कि आप सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले को तस्लीम ना करें। तो ये सारी चीज़ें वो भेजेगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को। तो मुझे नज़र नहीं आ रहा इस पर फैसले पर अमल दरामद होते हुए नज़र नहीं आ रहा। एक बहुत बड़ा बुरहान पैदा हो जाएगा। बुरहान ये पैदा होगा कि मुमकिन है कि ऑनरेबल जो है जज मनसूद अली शाह वो एक कमज़ोर इदारे की तरफ गौर करें और इलेक्शन कमीशन पर कंटेम्प्ट लगा दें, तो एक बड़ा वो भी एक आइनी बुरहान पैदा हो जाएगा। और तीसरी सबसे बड़ी अहम बात ये भी हो सकती है कि आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये कहे कि जो आपने जो फैसला सुनाया है 70 पेज का वो हमारी रजिस्ट्रार के नोटिस में लाए बगैर आपने अपलोड कैसे कर दिया, ये भी उनसे सवाल जवाब हो सकता है। लेकिन आइंदा चलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पार्लियामेंट और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दरमियान जो चल रही है कशमकश, इसके नतीजे अच्छे नहीं निकलेंगे। मेरी नाकिस राय के मुताबिक मुझे तो नज़र आ रहा है कि शायद ये 3 नवंबर 2007 की तरफ जा रहे हैं या फिर अक्टूबर 97 में सज्जाद अली शाह वर्सेस पार्लियामेंट, वो भी मामले सामने आ रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें सामने आ रही है, एक आसान तरीका नहीं है। ख्वातीन की मखसूस नशिस्तों पर तो एक बहुत बड़ा बुरहान पैदा हो गया है। दिलशाद साहब, ये बहुत बड़ी बात आप 3 नवंबर 2007 की करें या फिर सज्जाद अली शाह साहब वाला मामले को डिस्कस करें, तो ये तो आप उस तरफ निशानदेही कर रहे हैं। एक तरफ पीसीओ का मामला था, जजेस को बरतरफ किया गया, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से नए जजेस भर्ती हो गए। दूसरी तरफ भी कुछ ऐसे ही है कि एक सिटिंग जो चीफ जस्टिस है उसको अपने ही जो है वो बेंच में यानी अपने ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उठा के बरतरफ कर दिया, यानी एक बड़े ही एक तरीके से निकाल बाहर किया। तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाएगा अगर ऐसा हो जाएगा। अब मुझे ये कहिए कि अगर इस क्राइसिस को रोकना है तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऑप्शन नहीं है। रेहान तारिक साहब बिल्कुल क्राइसिस की तरफ तो जा रहे हैं या कोई धकेल रहा है क्राइसिस की तरफ। पहली बात ये है कि जी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आज 7 इजलास हो गए, कोई फैसला नहीं हो रहा, अंदरूनी तौर पर कोई नज़र नहीं आ रहा, ज़राए से भी कोई खबर नहीं मिल रही। ये सारी चीज़ें जो ऐसा नज़र आ रहा है कि वो भी एक अहम फैसला अभी तक नहीं आया। 7 इजलास हो चुके हैं। इसी तरह आप ये देखें कि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मुझे सारी बैकग्राउंड का पता है। वो 3 नवंबर 2007 को जो वाक़या पेश आया था उसका भी सारा बैकग्राउंड का पता है। जब देखा कि स्टेट खतरे में पड़ गई है, मुझे खुद जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने भी बताया था कि बड़े बड़े जर्नैलों ने बताया था, जनरल साहब उन्होंने ये कहा था कि स्टेट खतरे में पड़ गई थी। जस्टिस इफ्तिखार इस तरफ जा रहा था कि स्टेट खतरे में पड़ गई थी, तो 3 नवंबर 2007 का वाक़या पेश आ गया। तो वो ये सारी चीज़ें, इसी तरह जस्टिस सज्जाद अली शाह की और पार्लियामेंट की नवाज शरीफ की आपस में कशमकश हुई, जिसमें सदर फजल गारी तो कमज़ोर दिल का आदमी था, उसको जनरल करामत जहांगीर ने तावन नहीं किया, इस्तीफा दे दिया। और सज्जाद अली शाह जो थे वो बेचारे अकेले रह गए, तो वो भी घर चले गए। तो ये लड़ाई तो वही हुई है ना। अब आप देखें ना सज्जाद अली शाह के खिलाफ क्या क्या हुआ, कोर्टे में बेंच बैठा। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि जजेस को घर भेजना मसले का हल है और कोई जजेस को घर भेज देगा इन तारीखी पस मंजर के अंदर? आपको तारीख खुद को दोहराती भी नजर आ रही है? देखिए जनाब, ने बारी बारी वो कोई नहीं है, वो जरा आराम से बैठा हुआ है। पहली बात यह है कि सबसे बड़ी बात ये नजर आ रहा है हमें कि जनाब सबसे बड़ी अहम बात नजर ये आ रही है कि आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वो 9 सवालों के जवाबात की रिपोर्ट मंगवा ली। उस पर वो कहेगा जनाब जो फैसला आया है ऑनरेबल जस्टिस मनसूद अली शाह का,
तो वो तो ना हमारी इजाजत के बगैर उन्होंने इशू कर दिया, तो वो भी एक नया स्कैंडल तो नहीं कह सकते, एक नया इशू खड़ा हो जाएगा। तो वो भी अपनी एक बात ये 8 जज एक तरफ है, 8 एक तरफ है। 8 जज हैं इस वक्त जस्टिस मंसूर शाह के साथ, और 8 उधर खड़े हैं, 8 इधर खड़े हैं। 9वां तो वो तो 17वां तो चीफ जस्टिस है, उनको तो वोट कास्ट नहीं होता। ये सारी चीजें नजर आ रही है कि मामला ठीक नहीं जा रहे। इसको ये चाहिए था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी कि वो ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमीशन को बुला के मशवरा करते कि आपकी तरफ 7 दिन 6 दिन हो गए अभी तक फैसला नहीं करे, तो आप एक तरफ फैसला कर दें ताकि मामला खत्म हो। अभी तक नहीं चल रहा, अभी तो। अच्छा कुंवर दिलशाद साहब, अब आप अगर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होते और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इजलासों में शरीक होते, ये जो इजलास चल रहे हैं जिसपे डेलिब्रेशंस हो रही हैं, हर रोज मुशावरत हो रही है, तो आप क्या मशवरा देते कि आप स्पीकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मशवरा देते कि स्पीकर नेशनल असेंबली ने जो खत लिखा है वो ठीक कह रहे हैं कि आप पार्लियामान को माने, पार्लियामान के फैसले को, या फिर आप ये कहते नहीं जो जस्टिस मंसूर अली शाह का जो बतौर ऑथर जज जो अक्सरियती फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, आप उसको माने? आपका मशवरा क्या होता है? हमारा एज ए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमने बड़े बड़े मशवरे दिए हुए हैं। हमें जस्टिस खान चौधरी साहब ने बहुत हमें बार बार हमें नोटिस भेजते थे इलेक्शन के पाकिस्तान को, तो हम चंद घंटों में उनकी बात मान लेते थे, चंद घंटों में। जब मैं जाकर रिपोर्ट पेश करता था कि सर आपने हुक्म दिया था, हमने अमल दरामद कर दिया, तो वो खड़े होकर मुस्कुरा के कहते थे कमर साहब थैंक यू वेरी मच। तो ये हम भी कहते थे खत्म करें आप इलेक्शन के पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले को तस्लीम करें, और इसके बाद अगर हुकूमत के बारे में कोई उनके पास कोई है गिदड़ सिंगी तो जाके अपीलें कर दें, नजरसानी कर दें, बात कर दें, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को साइड पे हो जाना चाहिए। अगर खुदा ने खास्ता इलेक्शन कमीशन पर कंटेम्प्ट लग गई, तो मैंने तमाम इंटरव्यू में कल भी किया और आज भी मैं कह रहा था कि एकदम हुकूमत पाकिस्तान ने अकेला छोड़ देना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, कोई मदद के लिए नहीं पहुंचेगा। वो कहेगा ठीक है इलेक्शन कमीशन आईने इदारा है, वो खुद ही भुगतें। तो इसी तरह से ये मामला नजर ये आ रहा है कि मामला बहुत सीरियस जा रहा है। आप एक तरफ हो जाए, फैसला जो है ठीक है आ गया है, 7 दिन हमारे इजलास चले हैं, तो हम आपकी, लेकिन अपने साथ वो मशरूत लगा दें कि जनाब ये थे जो हमारी जो थी जो तहवजात, जिसकी बना पर हम फैसला नहीं कर पाए थे कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुआ। ये तहरीक इंसाफ को तो कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने डीलिस्ट कर दिया है। तीसरा यह है कि सेक्शन 208 209 के तहत ये पार्टी का वजूद ही नहीं है, इसका ढांचा ही कोई नहीं है, तो हम किसको पार्टी बनाएं, किसको करें, ये सारे साथ लगा दे। और उसके बाद स्पीकर को, इसके बाद स्पीकर को भी लास्टली कुंवर दिलशाद साहब, जो इलेक्शन कमीशन जराए से खबर सामने आई वो ये कि 2 मेंबरान ने ये कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करना चाहिए, जबकि कुछ ने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो फिर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फिर तो डिस्क्रेडिट हो जाएगा, फिर इलेक्शन कमीशन की बतौर आईनी बॉडी जरूरत क्या है अगर हमने इस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान लेना है। तो आपको इस जस्टिफिकेशन में कितनी जान नजर आती? क्या इलेक्शन कमीशन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लेगा तो क्या कहीं डिस्क्रेडिट हो जाएगा, कहीं छोटा पड़ जाएगा इलेक्शन कमीशन, या इलेक्शन कमीशन की वैल्यू खत्म हो जाएगी? इसको इस तनाजुर में लेना चाहिए। वैल्यू बढ़ जाएगी, बहुत इज्जत की निगाह से हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का फैसला तो 8 जजों का फैसला है, कोई 5 जजों का 3 जजों का या डिवीजन बेंच का फैसला होगा कि जस्टिस खान चौधरी साहब ने हुक्म जारी किया, हमें मुझे तलब किया, तो उन्होंने हुक्म जारी किया, 3 रुकनी बेंच था, उन्होंने कहा कि आपने ये 2 घंटे में ये फैसला तस्लीम मान के हमें 2 घंटे में, चाय के वक्फा हो गया है, चाय के वक्फे के बाद हमारा इजलास होगा तो हमें 2 घंटे बाद रिपोर्ट पेश करें। तो हालांकि जस्टिस काजी फारूक साहब ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, कि ये आयन के खिलाफ जा रहे हैं जस्टिस खान चौधरी साहब, ये आयन के खिलाफ है, लेकिन बहरहाल हमने कहा तो आयन के खिलाफ जो भी चीफ जस्टिस साहब जा रहे हैं वो काम जा रहे हैं, हम तस्लीम कर लेते हैं। हमने जाकर तहरीरी तौर पर उनको पेश कर दिया, जस्टिस नासरुल मुल्क भी शामिल था, तो खुश हो गए। मुझे कहा कमर साहब थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा सर खड़े होकर मुझे मेरा शुक्रिया अदा करें, तो उन्होंने शुक्रिया अदा कर दिया। तो ये तो मिलजुल कर काम होते हैं सारे, इस तरह से नहीं होते सारे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बानी पीटीआई की फ्रस्ट्रेशन भी वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ रही है, अपनी रिहाई को लेकर भी कोई फ्रस्ट्रेशन है, मायूसी है, कभी जारहाना कभी मफामती बयानियाँ, सब अपनाने के बावजूद भी मामला बन नहीं रहा है। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते के हवाले से विकेट के दोनों जानिब खेलती हुई नजर आ रही है। एक तरफ बानी पीटीआई ने अली बिन गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते ख़त्म करने की हिदायत करते हुए एहतजाजी तहरीक लीड करने का टास्क दिया, यानी बानी पीटीआई ने फैसला किया कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं की जाएगी। अब जो आईनी तरमीम हो रही है इसको लेकर भी वो खासे मायूस नज़र आते हैं, और इस मायूसी के आलम में अब वो एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब रऊफ़ हसन कहते हैं
कि तहरीक इंसाफ हर सूरत एस्टैब्लिशमेंट को इंगेज आती है और ये हमारा पॉलिसी स्टेटमेंट है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पिछौता साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, रऊफ हसन साहब का स्टेटमेंट देखें या बानी पीटीआई की इंस्ट्रक्शंस अली अमीन गड्ढापुर साहब को देखें, ऑन कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर नजर आते हैं। वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते खत्म कर दे, वो कहते नहीं हम इस्टेब्लिशमेंट से एंगेज करना चाहते हैं और इसको हमारा पॉलिसी स्टेटमेंट देखा जाए। अब तो ये पॉलिसी क्या है तहरीक इंसाफ की? इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है या ताल्लुकात खत्म करना है? देखिए, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। पहली बात तो यह है कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करने की बात इसलिए की थी क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट मुसलसल तमाम मामलात में, पॉलिटिकल मामलात के अंदर एक्टिव है और हम ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से हम बात करेंगे आइन और कानून के अंदर रह कर कि तमाम इदारे अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन में रहें। अब आप देखिए ना कि हमारे MNAs को अगवा किया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां जो हैं वो सारी जारी हैं मुल्क के अंदर। तो ये जो सारी सूरत हाल है इसके पीछे कौन है? फार्म 47 के मुताबिक किसने जितवाया? लेकिन जब उन्होंने ये समझे ही नहीं है कि मुल्क को जो है आइन और कानून के मुताबिक चला जाए, तो खान साहब ने कहा कि ठीक है, हम तो इसलिए कह रहे थे कि हमारा मुल्क जो है वो बचे, हमारे मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती, और इस हद तक ये बयान दिया। नंबर 2 बात ये है कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर चल रहा है, इस वक्त जो जारी है जुल्म जबर, हमने आवाज उठानी है। अदलिया के ऊपर हमला किया जा रहा है, अदलिया जो अपने मुताबिक चलाना चाहता है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, ये चाहते हैं कि ये अपनी मर्जी से जज लगाएं और फिर अपनी मर्जी से फैसले लें। हम निकल रहे हैं सड़कों पर, हम एहतजाज करने जा रहे हैं। हफ्ते को हमने कॉल दिया। बट सर, व्हाट इज योर पॉलिसी राइट नाउ? व्हाट इज द करंट स्टेटस? बात करनी है, एंगेज करना है, राब्ते तोड़ने हैं, को क्लैरिटी देना कि असल में पॉलिसी है क्या? नहीं, देखिए, बात यह है ना कि खान साहब ने बात करने की जो बात की थी वो आपके सामने उन्होंने मौक़िफ़ आपके सामने आता भी रहा। जी, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब एंगेज, अब ताल्लुक खत्म कर देना है, फिर ये कह दिया। तो मेरे सामने कोई ऐसी स्टेटमेंट दोबारा उन्होंने नहीं की कि वो इस तरह की एंगेजमेंट की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि उन्होंने इंतजार किया। जहां तक रऊफ साहब ने बात की है, रऊफ साहब ने उसी कंटेस्ट के अंदर की है कि हमारे दरवाजे हमेशा जो है इसलिए पहले भी खुले थे या खोले रखे कि हम चाहते थे कि मुल्क के अंदर जो है वो जो सारी सूरत हाल चल रही है उसको देखते हुए हम चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े, और हम अपनी किसी हद तक भी बात करने के लिए जाने के लिए तैयार है, क्योंकि मुल्क का मसला है। जो रऊफ हसन साहब ने कहा, नईम साहब, जो रऊफ हसन साहब ने कहा, यही बानी पीटीआई भी कह रहे हैं। देखिए, मेरे सामने कोई ऐसी स्टेटमेंट ना रऊफ साहब के हवाले से अभी दी गई है, ना दूसरी स्टेटमेंट दी। नहीं, रऊफ साहब का तो स्टेटमेंट हमने चला दिया ना सर, अब दोबारा प्ले कर देते हैं। अगर हमने चलाया, वो तो आपके सामने है। अब मेरा सुन लेना, अगर आपकी मर्जी के मुताबिक ही शो होगा तो फिर फायदा नहीं है। मेरे सामने जो स्टेटमेंट दिया है ना खान साहब ने, ये जो खान साहब ने मौक़िफ़ रखा है आज, कल, परसों, जब भी मेरी मुलाकात है, उन्होंने कहा है कि 3 अंपायर्स की एक्सटेंशन के लिए ये तरमीम की जा रही है। इनकी एक्सटेंशन इसलिए की जा रही है क्योंकि 8 फरवरी को जो डाका डाला गया है, इनकी एक्सटेंशन इसलिए की जा रही है कि जो 9 मई का मलबा हम पर डाला गया, और CCTV फुटेजेस नहीं दिखा रही। इनकी एक्सटेंशन इसलिए की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन ये जारी रहे, और इसके लिए ये सारी आईनी तरमीम लेकर आना चाहते हैं। तो इस मौक़िफ़ को चलाएं ना आप, ये खान साहब का मौक़िफ़ है, और खान साहब चाहते हैं कि हमारी ठीक है। देखिए, ये पॉलिटिकल नैरेटिव है आपका, दैट आई अंडरस्टैंड। नईम साहब, ये कोई अगवा हो, अब देखिए ना, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि राब्ते खत्म करने हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं नहीं, इंगेज करने की ख्वाहिश भी है। तो इसको ये समझा जाए कि वो जो पावर टॉक्स टू पावर वाला मामला होता है कि मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी, यानी एक तरफ मज़ाहमत की जाए, एक तरफ जलसों के अंदर एंटी एस्टैब्लिशमेंट नारा लगाया जाए, लोगों को कुछ और बताया जाए, और पीछे से ये ख्वाहिश जाहिर की जाए कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। यही पॉलिसी है, यही स्ट्रैटेजी है पीटीआई की? हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम कोई डील नहीं मांग रहे कि लंदन भेज दो। इमरान खान ने डील करनी होती, भीख मांगनी होती तो इक़्तिदार में रहता। इमरान खान खड़ा रहा। इमरान खान ने अपनी गैरत पर, जुर्रत पर कंप्रोमाइज नहीं किया। उसने कहा कि मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा, मौत कबूल कर लूंगा, और उसी की वजह से आज वो जेल में भी पड़ा है। अगर हमारी पॉलिसी ये होती कि हमने घुटने टेकने हैं, लेटना है, तो कभी भी आज ये सूरत हाल ना हुई। इमरान खान अगर एस्टेब्लिशमेंट से बात करने की बात उसने की है तो इसलिए की है कि मुल्क की खातिर की है कि आज मैशत कहाँ पर है, आज कहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर लोगों की महंगाई की वजह से कमर टूट चुकी है, आज कहाँ पर लोग जो है सरमायाकारी नहीं तो सर फिर माने ना कि कंफ्यूज्ड पॉलिसी है, क्लियर पॉलिसी नहीं है, कंफ्यूज पॉलिसी। यू हैव टू टॉक टू द एस्टैब्लिशमेंट और नॉट। इस हवाले से 2 राय पाई जाती है, तो मान लीजिए कि राय मुनकसिम है। देखिए, मैं भी गुजारिश कर रहा हूँ ना, अगर आप मुझे ये करना चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर जवाब दे दूं कि अभी भी हम चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो खान साहब की स्टेटमेंट मेरे सामने आई थी, उसके बाद नई स्टेटमेंट उनकी इस हवाले से कोई नहीं आई। जहां तक उस स्टेटमेंट की बात है तो खान साहब ने पूरा मौका दिया। अब अगर
मुल्क की खातिर कोई किसी जगह के ऊपर आकर जो है वो ना समझना चाहे और कहे कि मर्जी उनकी मंशा के मुताबिक मुल्क चले, तो फिर हम रजिस्ट करेंगे। हम तो अवाम के लिए निकले, हम तो इस मुल्क के लिए निकले। और ये जंग हम रऊफ हसन साहब आपकी पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है ना, अभी भी मरकजी सेक्रेटरी तलाती है ना रऊफ हसन साहब, अभी ये ओहदा उनसे लिया तो नहीं? बिल्कुल है भाईजान, मैं समझता हूं कि अगर इस बहस से बाहर निकलकर अगर बात कर ली जाए कि आईनी तरमीम के अंदर क्या डाका अच्छा चले फिर मुझे ये बताएं कि इसको कैसे रोकेंगे आप? व्हाट स्ट्रैटेजी? चले मैं इसे लेट्स जस्ट गेट अवे विद दिस, मैं इससे निकलता हूं। मुझे बताएं कि इस आईनी तरमीम को जो होने जा रही है आपकी बकौल हुकूमत कराने का इरादा रखती है, इसको कैसे रोकेगी पीटीआई? आपके पास क्या स्ट्रैटेजी? देखिए, हमारे पास स्ट्रेटजी ये है कि हम हक के लिए निकलें, हम आवाज बुलंद करें। इस वक्त वकला को भी निकलना चाहिए क्योंकि ये मुल्क का फैसला होने जा रहा है और ये शराफिया ये चाहती है कि ऐसी अदालत बनाई जाए कि उस सुप्रीम कोर्ट का जो वक़्त है, जो उसकी कदर है, उसको ख़त्म करके और उसके ऊपर एक ऐसी आईनी अदालत बिठाई जाए जहाँ पर अपनी मर्जी के फैसले लिए जाएं। जहाँ केसेस का एक ड्रामा किया जा रहा है कि वो एक आईनी अदालत बनेगी और मुल्क के अंदर केसेस खत्म हो जाएंगे। नो, केसेस यहाँ पर लगेंगे आइन के हवाले से, जो आइन की इंटरप्रिटेशन करनी हो, कोई इलेक्शन कमीशन का मैटर हो, कोई फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन की बात हो या कोई और इस तरह का मामला उठाया जाए जैसे फ्लोर क्रॉसिंग वगैरह, ये वो, तो यहाँ पर आइनी तशरीह के हवाले से या आइनी मुकदमात यहाँ पर फिक्स किए जाएंगे। जो दूसरे मुकदमात हैं जहाँ आम पब्लिक का मामला होता है, जैसे कि किसी की चोरी हो गई है, डकैती हो गई है, कोई निकाह का मसला है, कोई तलाक का मसला है, कोई 302 का मामला है, कोई कत्ल हो गया, कोई किसी से कोई चीज छीनी गई है, तो वो सारे मामला तो सुप्रीम कोर्ट दूसरी जो है उसके पास होंगे। तो मुकदमात कैसे खत्म होंगे? और मुकदमात अगर खत्म करने की आपकी नीयत होती तो सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म्स की बात करते और कहते कि वहां जजेस की तादाद बढ़ानी चाहिए, जहां पर नीचे केसेस पेंडिंग है। आप जाकर ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बिठाकर चाहते हैं कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल किया जाए। आप चाहते हैं कि जो 6 जजेस ने लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट को, आपको लगता है कि जुमेरात या जुमे को रैलियां निकाल के आप वो प्रेशर जो रिक्वायर्ड प्रेशर है टू स्टॉप दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो प्रेशर बिल्डअप कर लेंगे? नहीं पिछौता साहब, जुमेरात या जुमे के रोज रैली करके आप वो रिक्वायर्ड प्रेशर, ड्यू प्रेशर माउंट कर लेंगे जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रोकने के लिए रिक्वायर्ड है? दुनिया देख रही है, दुनिया में मैसेज जा रहा है, दुनिया में जा रहा है कि किस तरह से डाका डाला गया, दुनिया में जा रहा है कि अदलिये के ऊपर हमला किया जाए, दुनिया में जा रहा है कि किस तरह लोगों के बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं, दुनिया में जा रहा है कि धांधली ज्यादा इलेक्शन डाका। हाँ, किसी को शर्म ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन हम तो आवाज उठाएंगे ना, हम तो बात करेंगे। अगर हम भी चुप हो तो फिर कौन बोलेगा? तो मुल्क के लिए बोल रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ यूएन जनरल असम्बली इजलास में 29वें इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क में हैं, जहां आज सहाफ़ियों ने उनसे सवालात किए और IMF का जो ख़ास तौर पे एग्जेक्टिव बोर्ड की अप्रूवल है $7 अरब के लिए, उस मुतालिक पूछा कि इस हवाले से उन्हें क्या दिखाई दे रहा है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बहुत कड़ी शराइत थी और उन कड़ी शराइत के ऊपर हुकूमत ने, रियासत ने हर मुमकिन कोशिश की है और इंटरनेशनल क्रेडिटर्स, लेंडर्स से जो रिक्वायर्ड जो प्री रेक्विजिट्स थे वो भी पूरे कर लिए गए, जिसके बाद अब कोई अबर बाने नहीं है कि IMF का एग्जेक्टिव बोर्ड $7 अरब की जो अप्रूवल है वो दे दे। और वो खासे होपफुल दिखाई दिए कि हो सकता है कि आज ही इस हवाले से कोई खुशखबरी भी आ जाए। तो वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा है, ज़रा सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। तमाम शराइत पूरी करती हैं, बड़ी कड़ी शराइत थी और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इंतहाई बाएतमाद बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया का, चीन का और UAE का कि उनके भरपूर ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। और आखिरी मराइल में IMF की जो शराइत थी उनका ताल्लुक चीन से था। कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, कुछ कड़ी शराइत हैं जो हुकूमत ने पूरी की हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। इन कड़ी शराइत को अल्टीमेटली कड़वी गोली बनाकर एक आम आदमी को निकलना पड़ा है और एक आम आदमी के हालात खासे मुतासर हुए हैं। हमने देखा है कि किस अंदाज में टैक्सेस इम्पोज हो रहे हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस एक आम आदमी के ऊपर भी, हालांकि वो उसकी वो सैलरी ब्रैकेट ही नहीं है, उसमें वो फॉल नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस की तलवार उसके ऊपर भी चलती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अमूर से मुताल्लिक कुछ रोज़ कबल इजलास हुआ। शहबाज शरीफ का कहना था कि FBR मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। FBR की डिजिटलाइजेशन हुकूमत की अहम माशी इस्लाहात में एक अहम संगे मील की हैसियत रखती है। FBR की जानिब से वज़ीर आज़म को ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई और उन्हें इन्हीं के पेश नज़र FBR ने नॉन फाइलर्स की कैटेगरी ख़त्म करके टैक्स ना देने वालों पर 15 पाबंदियां लगाने का फैसला किया। यानी अब जो नॉन फाइलर कैटेगरी है
उसमें कुछ पाबंदियां लगने जा रही नॉन फाइलर्स के ऊपर, जिनमें से 5 इब्तदाई तौर पर पाबंदियां लगाई जाएंगी, जिनमें जायदाद, गाड़ियों, बैनुल-अक़वामी सफ़र, करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदियां शामिल हैं। इब्तदाई पाबंदियों में जायदाद की खरीदारी, गाड़ियों की खरीदारी, म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी, करंट अकाउंट्स और बैनुल-अक़वामी सफ़र, और हुकूमत नॉन फाइलर कैटेगरी को ख़त्म कर रही है, जिसका मतलब ये है कि वो अफराद जो पहले दिन इन लेन देन पर टैक्स अदा करने से बचने के लिए एक मामूली फ़ीस अदा करते थे, अब वो फ़ीस भी नहीं होगी। अब FBR के चेयरमैन राशिद महमूद लंगड़ियाल ने इंकशाफ किया है कि टैक्स रिटर्न जमा ना कराने वाले अफराद के लिए 15 मखसूस सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की जाएगी, जिनमें इब्तदाई तौर पर 5 कलीदी शोबों पर तवज्जो मरकूज रहेगी। पाकिस्तान में ख़वातीन के जरिए दहशत गर्दी कराना कोई नई बात नहीं है। मुख्तलिफ दहशत गर्द नेटवर्क्स जैसे कि TTP और दाइश ने ख़वातीन खुदकुश बमबारों को पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में हमलों के लिए इस्तेमाल किया है। अभी कुछ दिन कबल फिर बलूचिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशत गर्दी का बड़ा मनसूबा नाकाम बनाया और ज़िला केच के शहर तुर्बत से खातून खुदकुश हमलावर को गिरफ्तार किया, जिसकी शनाख्त अदीला बलोच के नाम से हुई है। ज़राए के मुताबिक अदीला बलोच गिरफ्तारी के वक्त तुर्बत टीचिंग अस्पताल में नर्स के तौर पर काम कर रही थी। आज बलूचिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदीला बलोच ने कहा कि दहशतगर्द ब्लैकमेल करके बलोच ख़वातीन को वरगलाते हैं। अदीला बलोच ने कहा कि मैं एक क्वालिफाइड नर्स हूँ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोजेक्ट चला रही हूँ। मेरा काम लोगों की मदद करना और ज़िंदगियाँ बचाना है। मेरे अलावा वहाँ और भी बहकाए हुए बलोच नौजवान मौजूद थे। मेरा बलोच नौजवानों के लिए पैगाम है कि जो गलती मैंने की है आप ना करें। अब माजी की बात की जाए तो पाकिस्तान में किसी खातून की तरफ से पहला खुदकुश हमला 2010 में रिकॉर्ड किया गया था, जब कल-अदम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से वाबस्ता एक खातून अस्करियत पसंद ने कबायली ज़िला बाजोड़ में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के खुराक की तकसीम के मरकज़ को निशाना बनाया। इस हमले में 45 अमवात हुई थी। इसी तरह 2011 में खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान में एक पुलिस स्टेशन के सामने मियाँ बीवी ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। इसी साल एक खातून खुदकुश बमबार ने पेशावर में एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट को निशाना बनाया। 2012 में जमात इस्लामी के काजी हुसैन अहमद को कबायली ज़िला महमद में एक उज़्बेक खातून खुदकुश बमबार ने निशाना बनाया, जिसमें वो बाल बच गए। 2013 में कोयटा के सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी की बस में एक खातून दहशतगर्द ने यूनिवर्सिटी की तालिबा का रूप धार कर खुदकुश हमला करके 25 तालिबात को कत्ल कर दिया। फिर इसी तरह 2019 DI खान में एक खातून खुदकुश हमलावर की जानिब से अस्पताल को निशाना बनाया गया। 26 अप्रैल 2022 को शारी बलोच नामी खुदकुश हमलावर खातून ने कराची यूनिवर्सिटी में चीनी शहरियों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया और आज ये प्रोपेगेंडा भी एक्सपोज हो गया है। इसके जो पसे पर्दा मुहरकात हैं वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत खुलकर सामने आ गए हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल।